जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये दर्शाता है जो ऑथर है, यानी कि जो डायरेक्टर है या जो आर्टिस्ट है, उस इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को दिखाने की कोशिश करता है, उसके एक्सप्रेशंस को दिखाने की कोशिश करता है। तो जैसे नेम सजेस्ट करता है जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट या जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, तो इसमें जो फिल्म मेकर्स होते थे वो यूजुअली विजुअल जो कि है, आप देखोगे बहुत वियर्ड तरीके की आपको इसमें इमेजेस दिखेगी आपको जर्मन एक्सप्रेशनिज्म में। डिस्टॉर्टेड जिसे बोलते हैं, डिस्टर्बिंग और डिस्टॉर्टेड, ठीक है, कुछ हाइपर एक्सप्रेसिव तरीके से परफॉर्मेंस होता था, जो एक तरीके से आपका जो इनर अंदरूनी जो टर्मोइल चल रहा है, अंदर से जो डिप्रेस हुए हैं लोग, बेसिकली आफ्टर वर्ल्ड वॉर लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ऑफ कोर्स पावरफुल लोग जीत जाते हैं कहने को, लेकिन इन दी एंड जो सफ़र करता है वो एक ऑडियंस ही करती है, पब्लिक ही करती है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो पॉवर्टी पुअर क्लास है, जो आम जनता है वो बेसिकली सफ़र करती है। तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म जो कि था वो मूवी दिखा रही थी वर्ल्ड वॉर के बाद जो इनर फीलिंग्स थी, और वो बहुत हाइपर तरीके से दिखाई जा रही थी। आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि जैसे उसका बहुत ही हाइपर इफेक्ट होता था, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली इनर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ जर्मन ऑडियंस, ठीक है, जो जी तो रहे थे बट इट्स लाइक बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब थे, बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स थी, ठीक है। सो सिनेमैटिक रियलिज्म जो होता था, एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता था कि सब गुडी गुडी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म जो थी वो शोकेस कर रही थी एक रेवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, क्या एक्चुअल में ह्यूमन जो कि है फील कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें कि हाउ जर्मन एक्सप्रेशनिज्म बिगिन, 1916 में जर्मन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फॉरेन फिल्म्स को बैन करने का, ठीक है, क्योंकि सडन डिमांड होने लगी मोर डोमेस्टिक टाइटल्स, और जो फिल्म्स थी जर्मनी में प्रोड्यूस हो रही थी हर साल, ठीक है, तो उन्होंने जो फॉरेन मूवीज थी उनको बैन करने का डिसाइड किया। तो जो जर्मन ऑडियंस थी ना वो थोड़ी सी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी रोमांटिक और एक्शन फिल्म्स, उनका थोड़ा सा लेस प्रेफरेंस था इन मूवीज को लेकर के, ठीक है। तो जब बिगनिंग हुई वर्ल्ड वॉर 1 की बेसिकली, तो थीम्स ऑफ वायलेंस, क्रूएलिटी और बिट्रेयल जो कि थे वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुके थे। आप भले ही संसार अगर आपके इर्द गिर्द कोई परेशानी वाली चीज हो रही है और आप अगर एक लाइट सिनेमा देख रहे हो जो आपकी रियलिटी से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यू विल फील वेरी डिस्टर्बेंस। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा जो आप उठाना चाहते हो एंड सेम मीडिया में भी उसकी बात हो रही है, सिनेमा में भी उसकी बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स इट विल बिकम इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल्सो टू डिस्कस, ठीक है। तो यही हो रहा था उस टाइम पे। तो यूजुअली जो मूवीज चल रही थी इट वाज लाइक थोड़ा सा जो क्रूएलिटी बेस्ड है या फिर जो धोखा मिला है, बिट्रेयल बेस्ड है, इस तरीके का एक रेलेवेंट टॉपिक बन गया था डिस्कशन का। और बहुत ही वी कैन से बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस थे, और एक तरीके से जो फिल्म मेकर्स थे, ठीक है, उस टाइम पे जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने बहुत ही डेयरिंग काम किया। जैसे कि फ्रिट्ज लैंग एक फिल्म मेकर थे, उन्होंने एक मूवी बनाई थी मेट्रोपोलिस, इट्स वन ऑफ वेरी नाइस सिनेमा ऑफ जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। फिर आपके FW मुरनाउ थे, उन्होंने नॉस्फेरेतु बनाई थी, और इसके साथ साथ और भी बहुत अच्छी मूवीज थी जिसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की थी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट है इन सिनेमैटिक हिस्ट्री। I'm profoundly fascinated by cruelty, fear, horror, and death. My film shows my preoccupation with violence, the pathology of violence. This was said by Fritz Lang, and Fritz Lang, like I told you, he was the filmmaker and he made very superb movie like Metropolis, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे और सिनेमैटिक मूवमेंट थे जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, लाइक इटालियन न्यूरिज्म है, आपके सोवियत मोन्टाज है, देन योर ब्रिटिश न्यू वेव है, फ्रेंच न्यू वेव है, उनसे बहुत ही डिफरेंट है ये एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है। तो एक्सप्रेशनिज्म सिर्फ
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको लव स्टोरी या कुछ जो नॉर्मल चीजें दिखा रहा है, ठीक है। इट वॉज लाइक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करवा रहा था कि कैसे एक ही जो चीजें सब लोग एक ही तरीके की फिल्म मेकिंग कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी। एक फिल्म का नाम था द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी और एट द सेम टाइम मेट्रोपोलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है कि कैसे जो सेट डिजाइन थे वो यूज करते थे टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट इज एस्थेटिकली कंट्रोल्ड बाय द फिल्म्स इमोशनल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें वॉल कुछ अलग तरीके से है, सीलिंग कुछ अलग तरीके से है, फ्लोर कुछ अलग तरीके से है, अलग तरीके की बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से कुछ आपको सजेस्ट करना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है। जो रूफ टॉप है उसमें व्हाट यू से रूफ ही नहीं है, एंड जो आपकी स्टेयर केस है वो बहुत डिफरेंट तरीके की है। मतलब एक वियर्ड सी एक्सप्रेशनिज्म था, लेकिन इट वाज ट्राइंग टू टेल समथिंग। जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म पोर्ट्रेज अ सब्जेक्टिव इमोशनल वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट कि ये एक तरीके से सब्जेक्टिव इमोशनल वर्ल्ड दिखाना। सब्जेक्टिव इज लाइक ऑफ कोर्स जो आर्टिस्ट है वो अपने नजरिए से, अपने पर्सपेक्टिव और साथ ही साथ ऑडियंस को लेकर के भी कुछ पोर्ट्रे करना चाह रहा है, ठीक है। तो जो मूवमेंट था उसने रैडिकली वी कैन से चैलेंज किया कन्वेंशनल फिल्म मेकिंग को उस टाइम पे, ठीक है। और उसने एक तरीके से व्हाट वी कैन से थॉट प्रोवोकिंग मूवीज बनानी शुरू करी। अगर हम ब्रॉडर स्केल की बात करें तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म एंड्योर्स इम्पैक्ट विद इन द हॉरर जॉनर, ठीक है। आप जो मैंने अभी मूवी बताई आपको द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, प्लीज इट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, आप देखिए। इसमें हॉरर प्लस इट्स नॉट ओनली horror movie but it is talking a lot about you know about the feelings and the expressions and the conflict among the people which was going on। तो उसमें आप बहुत सारे scenes ऐसे, इनफैक्ट मैंने डॉक्टर कैलिगरी द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी का रिव्यू भी किया है, आप चेक कर सकते हैं उस रिव्यू को। अगर आप वो मूवी नहीं देखना चाहते हो तो मैंने उसकी स्टोरी और उसका रिव्यू बताने की कोशिश करी है उस वीडियो में, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें पूछा जाता है कि जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म थी वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुई थी और कब तक हुई थी। तो इफ आई आस्क यू व्हिच ईयर जर्मन एक्सप्रेशनिज्म वाज स्टार्टेड, तो आप बताएंगे 1919 टू 1931। और इसमें कुछ फेमस डायरेक्टर्स के नाम पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि फ्रिट्ज लैंग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देन योर F.W. मुर्नाउ है, ही इज द इम्पॉर्टेंट फिगर। तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की कुछ मूवीज के बारे में बात करते हैं हम। द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, ठीक है। तो दिस कम्स आपसे इस तरीके से मैच द फॉलोइंग टाइप आ सकता है कि द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, तो यू शुड नो दिस, ठीक है। और अगर आप ये मूवी देखते हो तो और भी अच्छी चीज है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ग्रेट जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट मूवीज के बारे में जो कि एग्जाम्स में आने के बहुत सारे चांसेस हैं आपके। जैसे मैं पहले ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, आपसे इसका ईयर पूछा जा सकता है कि कब आया था, तो इट केम इन 1920, ठीक है। और ऑफ कोर्स इनके डायरेक्टर का नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो इनका डायरेक्टर का नाम है रॉबर्ट वियन, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है। रॉबर्ट वियन वाज द डायरेक्टर ऑफ you can learn it in a mnemonics way, like you can learn कि एक कैबिनेट था उसके अंदर एक रोबोट रहता था, तो रोबोट से आप रॉबर्ट नाम याद रखने की कोशिश कीजिए कि ये डायरेक्टर जो कि थे इनका नाम था रॉबर्ट वियन, और इन्होंने कौन सी मूवी लाई थी, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, एंड ये लाए थे अराउंड 1920 के आसपास। ये चीज आपको याद रहेगी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी, तो आपका वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ था, उसके एरा की ही बीच की जो ये मूवी है, मैक्सिमम मूवीज उसी टाइम पे आई थी, ठीक है। तो जब अगर आप पे ऑप्शंस चूज करने का आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूवी जो कि है वो है फ्रिट्ज लैंग की डेस्टिनी, ठीक है। फ्रिट्ज लैंग की डेस्टिनी ये 1921 में आई थी। आप कैसे याद कर सकते हैं इस नाम को।
लाइक लैंग्वेज की डेस्टिनी क्या है। अगर आप लैंग्वेज लर्न करते हैं, कोई न्यू लैंग्वेज, सपोज जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसकी डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी वुड बी वेरी ब्यूटीफुल। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं फ्रिट्ज लैंग की डेस्टिनी, राइट। देन योर कम्स फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, ठीक है, फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट। आप इसका पिक्चर भी देखिए कितना स्कैरी सा है। अगर आप जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की यही खास बात थी जो आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये डार्क शेडो के या फिर इस तरीके के अजीबो गरीब अतरंगी सी बिल्डिंग्स और अलग सा कुछ पिक्चर्स जो देखने को मिलती थी, दैट वाज फ्रॉम जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। तो ये जो मूवी थी फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, आप इसका निमोनिक्स मुझे बना करके बताइए। आप औरों को भी हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आप इसका निमोनिक बनाएंगे सो दैट इट यू कैन रिमेंबर इट। एंड आप साथ ही साथ जो भी डायरेक्टर्स के नाम है और मूवीज का नाम है वो लिखते जाइए कॉमेंट सेक्शन में, सो दैट आपको याद भी होते रहे। देन आपकी नेक्स्ट जो मूवी थी, इट वॉज अगेन वेरी स्केरी, उसका नाम था द गोलेम, हाउ ही केम इनटू द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो डायरेक्टर्स थे, इनके दो डायरेक्टर्स थे, एक थे पॉल वेगनर एंड कार्ल बोस, ठीक है। पॉल वेगनर और क्या नाम था उनका, कार्ल बोसे। पॉल जो कि था वो कार में जाकर के वर्ल्ड घूमा। आप क्या याद कर सकते हैं, पॉल जो था वो कार में जाकर के वर्ल्ड घुमा। दैट मीन्स जो द गोलम हाउ ही केम इनटू द वर्ल्ड मूवी कौन लाए थे, पॉल वेगनर एंड कार्ल बोस, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन लर्न द नेम। देन आपकी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी बताई जो बनाई थी नॉसफेरेतु 1922 में एफ.डब्ल्यू. मुरनाउ ने। और नेस्फेरेतु से अफेरेतु और मुरनाउ, ये लास्ट के जो वर्ड्स हैं आप ये काफ़ी ज़्यादा राइमिंग करते हैं, तो आप याद कर सकते हैं मुरनाउ ने लाई थी नॉसफेरेतु, राइट, 1922 में। देन नेक्स्ट जो मूवी है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है वार्निंग शेडोज, ठीक है। इसको कौन लाए थे, वार्निंग शेडोज अगेन 1923 में आई थी। ये लाए थे ऑर्थर रॉबिन्सन। कौन लाए थे, ऑर्थर रॉबिन्सन। तो जो आर्थर रॉबिन्सन थे, वी कैन सिंपली से कि जो ऑथर था वो शैडो के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। शैडोज, जो ऑथर की शैडो थी वो उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा था, कुछ वार्न करना चाह रहा था ऑथर, ठीक है। इन दिस वे यू कैन लर्न द नेम ऑफ दिस पर्सन। देन आपकी नेक्स्ट जो मूवी है वो एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हैंड्स ऑफ ऑरलैक। और ये भी आपकी किसने बनाई थी, द हैंड्स ऑफ ऑरलैक किसने बनाई थी, रॉबर्ट वियने ने। वो अब रॉबर्ट वियने की दो मूवीज बन चुकी है, एक तो है द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी और एक है द हैंड्स ऑफ ऑरलैक। तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, द हैंड्स ऑफ ऑरलैक, और वर्ड जो कि आप है यूज कर सकते हैं कि रॉबर्ट वियने ने एक तो कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी बनाई थी और ऑरलैक बनाई थी। इस तरीके से आप इसको निमोनिक बना के याद करने की कोशिश कीजिएगा। देन आपकी जो नेक्स्ट मूवी है दैट इज वैक्स वर्क्स, ये भी जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से है और ये अगेन पॉल लेनी लाए थे, ठीक है। पॉल लेनी आई गेस पहले भी एक मूवी ला चुके हैं पॉल के नाम से, तो आप वैक्स वर्क्स, पॉल लेनी आप कैसे कर सकते हैं कि यू कैन मेक सम निमोनिक्स आउट ऑफ दिस ऑल्सो। एंड देन आपका आता है अगली मूवी जो कि है दैट इज वेराइटी, ठीक है। वेराइटी कौन लाए थे 1925 में, E.A. ड्यू पॉन्ट, ठीक है। आप बोल सकते हो ड्यू मीन्स दो तरीके की वेराइटीज थी, ड्यू पॉन्ट, दो तरीके की वैरायटी है इस मूवी की। सो यू कैन लर्न इन दिस मैनर अबाउट द डायरेक्टर। आपकी नेक्स्ट मूवी है द स्टूडेंट ऑफ प्राग। स्टूडेंट ऑफ प्राग आप याद कर सकते हैं हेनरिक गलीन लाए थे इसको, ठीक है। हेनरिक गलीन थे, तो लाइक प्राग इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वी ऑल नो दैट। तो जो हेनरिक थे वहाँ, क्योंकि प्राग की सड़कों में गाना इज लाइक मस्ट, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इतना ब्यूटीफुल लगेगा कि आप वहाँ पे गाना गाए बिना नहीं रह सकते। तो हेनरिक जो कि थे उन्होंने वहाँ पे गाया, किसकी तरह, हैन की तरह गाया, इतना अच्छा नहीं गाया, मुर्गे की तरह गाया। तो हेनरिक गालिन ने ये मूवी बनाई थी द स्टूडेंट ऑफ प्राग, ठीक है। एंड देन हमारी एक मूवी अगेन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1927 में आई थी, इट्स मेट्रोपोलिस। अगेन ये फ्रिट्ज लैंग लाए थे। जो फ्रिट्ज लैंग थी उनकी लैंग्वेज क्योंकि बहुत अच्छी थी, तो मेट्रो में जाकर के उन्होंने काफ़ी, मेट्रो सिटी में जाकर के उन्होंने अपनी लैंग्वेज और पॉलिश करी। सो दैट वाज ब्रॉट बाय
फ्रिट्स लैंग, ठीक है। दीज आर द सर्टन मूवीज जो मैंने आपको जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से रिलेटेड बता दी है, डायरेक्टर्स के नाम भी बताएं, ईयर्स के नाम। यूजुअली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये जो मूवी है ये कौन से मूवमेंट से आती है या इसके डायरेक्टर कौन है। तो इनफैक्ट आपको ये पूछ सकते हैं कि सब्जेक्टिव इमोशनल या किसी में जो डार्क शेडोज, डार्क पोर्ट्रेयल होता था वो किस एरा में होता था। तो मैंने ओवरऑल आपको सब कुछ समझा दिया है। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से रिलेटेड तो लेट मी नो। सोवियत मोन्टाज जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसे, साथ ही साथ हम इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी करेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चंस आता है बेसिकली और एग्जाम में। कि सोवियत मोन्टाज है क्या। सोवियत एज इट्स वेरी क्लियर कि ये रशिया से आया है, ऑफ कोर्स रशियन सिनेमा टेक्निक है। और मोन्टाज जो कि है, मोन्टाज बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है विच एक्चुअली मीन्स की कलेक्शंस ऑफ मेनी पिक्चर्स वी कैन से, जिसको हम एक साथ रखते हैं और एक मीनिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 4-5 इमेजेस, एक शेर की, एक बिल्ली की, एक मे बी चीता की या फिर एक लेपर्ड की, बहुत सारी मैं पिक्चर्स अगर इकट्ठा करके एक जगह लगा दूं तो मैं एक मीनिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जितने भी एनिमल है ये स्पीसीज एक फैमिली से है। मे बी मैं ये करना चाह रही हूँ या जो भी मीनिंग आपके मन में आ रहा है उसको इंटरप्रेट करें। तो आप बहुत सारी इमेजेस को लेकर के कुछ मीनिंग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ट्राई टू एस्टैब्लिश सम मीनिंग, इट इज कॉल्ड एज मोन्टाज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी के बारे में कि ये कैसे आई, क्या थी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मूवीज हैं सोवियत मोन्टाज से रिलेटेड और कौन इन्हें लाया था। ये सारे ही पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में जो कि हम लास्ट में करेंगे। सोवियत मोन्टाज जो मूवमेंट था ये आया था सोवियत रशिया से बेसिकली, ठीक है, ड्यूरिंग 1910 एंड 20s। एज इससे पहले हम जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की बात कर चुके हैं, वो भी 20s में ही आया था, 90s में, 19s और 20s वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। सेम गोज विद दिस, ठीक है। और ये अर्ली 30s तक रहा था। ये जो था बेसिकली ये टेक्निक थी, एडिटिंग टेक्निक, ठीक है, कि हम एडिटिंग करके हम कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं किसी भी इमेज को। वेल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए भी यूज होती थी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में बोलूं, अगर आप किसी की इमेज लो एंगल से शूट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आपको जाइंट दिखाया जाता है, मींस लाइक दिस पर्सन इज वेरी पावरफुल या ये स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। अगर वही शॉट अगर आप ऊंचे से लेते हो तो वो ड्वार्फ दिखाया जाता है। तो ये जो एंगल्स टेक्निक होती है ना, ये भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कॉन्शियसली रहती है, ठीक है। तो जो कैमरा एंगल टेक्निक्स हैं या एडिटिंग टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रेशन पुट करती है ऑडियंस के ऊपर कि ये क्या एक्चुअल में दिख रहा है या दिखाया जा रहा है। लेव कुलशॉव कौन थे? ये एक मॉस्को में स्कूल टीचर थे, ठीक है। मॉस्को में ये फिल्म स्कूल में पढ़ाया करते थे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू अ प्रोमिनेंट डायरेक्टर सर्जी आइंस्टाइन, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सोवियत मोन्टाज थ्योरी के लिए, दोनों का ही, लेव कुलशॉव और साथ ही साथ सर्जी आइंस्टाइन का भी। उन्होंने क्या बोला कि डिफरेंट तरीके की एडिटिंग टेक्निक होती है, उसको उन्होंने मोन्टाज नाम दिया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड मेनली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोन्टाज जो कि अलग अलग मूवीज में भी लाया गया, जो कि फर्स्ट टाइम एवर इन सिनेमा यूज किया गया वो एडिटिंग टेक्निक। तो उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि क्या था। और इसकी काफी सारी पॉपुलर सोवियत मोन्टाज की मूवीज है, लाइक क्राइनो आई, बैटलशिप ऑफ पोटमेकिन, द डेथ रे, मदर, अक्टूबर, ठीक है। अगर आप बैटलशिप ऑफ पोटमेकिन की बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और साथ में मोन्टाज कैसे यूज किया था, क्योंकि इसमें सारे ही मोन्टाज यूज किए गए थे। एडिटिंग टेक्निक से कई बार ऑडियंस को भी सोचने में मजबूर करते थे। आप हमेशा उनको फील ही नहीं करवाते थे मूवी के बारे में कि वाओ ऐसा कुछ हो गया, तो वाओ आप फील करता है इमोशनली या हैप्पी एडवेंचरस, बट
आपको सोचने पे भी मजबूर किया जाता था इन एडिटिंग टेक्निक के थ्रू। इसको बोलते थे 1+1=3। यानी कि आपने एक पिक्चर लगाई और दूसरी पिक्चर लगाई, मान लीजिए आपने एक पिक्चर लगाई एक इंसान की और दूसरी पिक्चर लगाई आपने एक बोल की, सूप बोल की, उसमें आप एक थर्ड मीनिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपने लिखा वो कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा है, लेकिन अगर ऑडियंस उसको देखेगी एक इंसान की और एक सूप बोल की, तो मे बी वो एक अपना इंटरप्रिटेशन लगा सकती है कि दिस पर्सन माइट बी हंग्री, और दिस पर्सन नीड्स सूप, और दिस पर्सन इज फीलिंग कोल्ड, तो उसे सूप चाहिए। सेम मैनर में अगर आप उसी इंसान की फोटो किसी और चीज के साथ लगा दें, मान लीजिए एक बच्चे के साथ लगा दीजिए, तो आप देखेंगे उस फोटो को, आप अपने तरीके से देखने लग जाएंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले आपको भूखा लग रहा था इंसान, वो आपको क्या लगने लगेगा कि ये बच्चे के साथ खेलना चाहता है, मे बी उसके एक्सप्रेशंस एक जैसे हो। तो यही जो 1+1=3 टेक्निक थी, इसे बोलते थे कुलशॉफ इफेक्ट। ठीक है, ये जैसे कि मैं नाम बता चुकी हूँ, कुलशॉफ लाए थे इस टेक्निक को। इसमें इन्होंने ये एक पिक्चर दी थी जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें एक ही इंसान की एक ही एक्सप्रेशन के साथ 3 पिक्चर्स हैं, लेकिन उसके साथ अलग अलग फोटोज लगाई गई है। पहले फोटो में लगाया गया कि एक कॉफिन में एक लेडी है, ठीक है। दूसरे में लगाया गया है कि वो एक सूप का बोल, जो मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ, और तीसरे में लगाया गया है एक लेडी, शी इज सिटिंग इन अ सेडक्टिव पोजीशन, ठीक है, ना काउच। तो तीनों में अगर आप अलग अलग से ये पिक्चर देखें, तो पहली पिक्चर से आपको लगता है कि जो वो उस लेडी और उसका पिक्चर जो कि है वो दिखा रहा है कि ही इज सैड, ही माइट बी हिज वाइफ और मे बी हिज सिस्टर, और कोई रिलेटिव है और वो सैड है। एट द सेम टाइम वो एक आइडिया एस्टेब्लिश कर रहा है आप लोगों के माइंड के अंदर। एंड सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं सूप बोल और उस इंसान को, तो वो एक अनदर पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है दैट शोज लाइक हंगर है, ठीक है। एंड इन द एंड वही इंसान जो अभी तक थोड़ी देर पहले आपको भूखा और सैड लग रहा था, वो आपको मे बी लस्टफुल लगने लगे। और अगर ऐसे ही करते करते हम एक बच्चे की पिक्चर लगा दें, लाइक एक में आप आइडिया लगा सकते हो उसी इंसान को देख करके कि ओके, ही इज सीइंग दैट किड प्लेइंग, तो ही इज अ नाइस ओल्ड पर्सन। एंड एट द सेम टाइम अगर वहां पे एक लड़की को वो देख रहा है, तो ही बिकम्स, वही पिक्चर है, एक्सप्रेशंस भी सेम है, लेकिन आपका एक थर्ड आइडिया जनरेट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कुलशॉफ इफेक्ट, कि आपने 2 या 3 अलग अलग पिक्चर्स, 2 पिक्चर्स या 2 वीडियोस अलग अलग लगाई और थर्ड आइडिया एस्टैब्लिश किया। सो दैट इज कॉल्ड एज 1+1=3 and that is called as Kuleshov effect. So I hope आपको इतना क्लियर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, of course आपको आएंगे ही। What was Kuleshov effect and who gave this and it comes under which theory, तो you can easily answer this question. अब आ जाते हैं हमें इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैंने सर्जी आइंस्टाइन के बारे में बताया था। इन्होंने मोन्टाज के बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे से बताया है। 5 तरीके के डिफरेंट मोन्टाज बताए हैं जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। जो नंबर 1 मोन्टाज है उसको बोलते हैं हम मेट्रिक मोन्टाज। मेट्रिक मोन्टाज क्या होता है? मेट्रिक मोन्टाज क्या होता है, अगेन जैसे कि आपने एक पॉन्ड्स का एड देखा होगा, आई थिंक डव का एड देखा होगा। डव में बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर्स होती हैं। सो उसमें हर तरीके की लड़की होती है। सम आर हैविंग कर्ली हेयर, सम आर हैविंग सिल्की हेयर, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, ओल्ड, यंग, डार्क स्किन कलर, देन फेयर स्किन कलर, देन व्हीटिश कलर, हर तरीके की लड़कियां हैं, ठीक है। उन सबकी एक पिक्चर सी मोन्टाज सा बना दिया है, सबकी कलेक्शन करके एक जगह पे रख दिया है। आपको क्या लगता है कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है उस पिक्चर के थ्रू? Maybe it's a beauty brand and it is trying to tell you that it is for all skin types and all age group and for every woman, as every woman is beautiful in her own way, ठीक है। तो वो एक मैसेज, उसने भले ही कुछ वो टैगलाइन ना लिखे या कुछ ना लिखे, बट आपके मन में ये आइडिया आएगा, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप देख रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स, तो मे बी आपको लग सकता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एडवर्टीजमेंट है या फिर बहुत सारी जगहों का एडवर्टीजमेंट। तो आप एक जगह मतलब वहां के टेम्पल्स दिखा रहे हैं, तो मे बी वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थर्ड आइडिया एस्टैब्लिश करने वाले हैं। सो दैट इज कॉल्ड मेट्रिक मोन्टाज, यानी कि आपने बहुत सारी पिक्चर कलेक्ट करके एक थर्ड जो कि है पर्सपेक्टिव, जो थर्ड आइडिया है, लोगों को आप सिर्फ फील नहीं करवा रहे हो, आप उनको
सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि क्या मतलब हो सकता है इसका, ठीक है। तो सी, दे आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, दे आर नॉट टेलिंग एनीथिंग, बट जस्ट बाय पिक्चर्स यू गेट एन आइडिया कि इट माइट बी दिस, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज मेट्रिक मोन्टाज, ठीक है। अब दूसरा मोन्टाज आ जाइए आप, जिसको हम बोलते हैं रिदमिक मोन्टाज। अगर मैं रिदमिक मोन्टाज की बात करूं तो इट इज लाइक आप बहुत सारे शॉट्स को इंटरनल मूवमेंट, एक्शन, म्यूजिक, साउंड, आप एक विजुअल रिदम डालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी है, जैसे कि घर बनाने की एक्टिविटी है, तो आप उसमें हैमर से अगर कुछ वो बनाने की कोशिश कर रहा है, या जैसे भी एक रिदम वाइज एक प्रोसेस है बेसिकली किसी भी चीज का, चाहे वो डांस स्टेप है, उसमें आप म्यूजिक के साथ, आप एक रिदम के साथ, म्यूजिक डजंट ओनली मीन रिदम बट एक प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर अगर एक टेलर है जो कि एक कपड़ा बना रहा है तो उसका प्रोसेस मेकिंग, तो उसका एक एक प्रोसेस दिखा रहा हो आप कि he has a needle in his hand और sewing the cloth, और वो किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, तो वो एक एक चीज जो दिखाना, ठीक है, कि पहले उसने needle ली एंड देन उसने उसमें धागा डाला एंड देन he started sewing the cloth, तो वो सारा क्या चीज है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जनरेट करता है एक इमोशन, एक एक्शन, या फिर आप बोल सकते हो जब एक मार्च पास्ट चलती है सोल्जर की, ठीक है, और कैरेक्टर्स का डांस मूव्स होता है, ठीक है, मेकिंग एक सीक्वेंस फील फ्लूइड करता है वो, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, जैसे कि अगर आपने बैटलशिप ऑफ पोटमेकिन, जो कि सोवियत यूनियन के टाइम की ही मूवी है, अगर आप देखोगे उसमें एक स्टेयर केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ओडेसा स्टेप्स बोलते हैं एंड इट इज अ रियल स्टोरी। उसमें एक रिदम है, एक बेबी फॉल हो रहा है, ठीक है, और एट द सेम टाइम मार्च पास दिखा रहे हैं, फीट्स ऑफ सोल्जर्स की, ठीक है। सो इट्स अ रिदम, साथ साथ वो चीजें होती जा रही है, बट इट इज अगेन क्रिएटिंग एन आइडिया, ठीक है। एक तरफ, या फिर अगर कोई एक आदमी किसी को चेज कर रहा है, एक तरफ उसके पैरों के निशान पैरों से चलते हुए दिखा रहा है, और दूसरी तरफ वो जो भाग रहा है, तो वो एक रिदम क्रिएट कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली रिदमिक मोन्टाज, ठीक है। सो अगर हम थर्ड मोन्टाज की बात करें, कॉल्ड एज टोनल मोन्टाज। अच्छा, मैं बहुत ही इजी शब्दों में आपको समझाने वाली हूँ कि टोनल मोन्टाज क्या होता है। अगर हम टोनल मोन्टाज की बात करें तो ये एक तरीके से आप रिएक्शन या एक्सप्रेशंस की बात कर सकते हो। इफ यू हैव सीन द मूवी कॉल्ड पैरासाइट, उसमें एक बहुत ही बढ़िया सीन है एंड आई रियली रिकमेंड यू टू वॉच दैट मूवी, ठीक है। इट्स अ कोरियन मूवी ऑफ कोर्स एंड यू कैन गेट इट ऑन एनी OTT प्लेटफॉर्म। आई एम नॉट श्योर कि वो शायद नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है या नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड मूवी, यू कैन गेट इट इजिली फॉर श्योर। सो उसमें एक सीन है, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट स्पॉइलिंग योर स्टोरी फॉर नाउ। उसमें एक सीन है जिसमें जो ऑलरेडी वर्किंग मेड है उसको हटाने का एक सीन है। जिन्होंने ये मूवी देखी होगी वो ऑफ कोर्स मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं। तो जो एक वर्किंग मेड है वहां पे, वो हटाना चाहते हैं जो एक पुअर फैमिली है, क्योंकि वो अपनी मदर को उस मेड की जगह लाना चाहती है एक रिच फैमिली में। तो ऑलरेडी जो वर्किंग लेडी है वो प्लान करते हैं कि कैसे वो उस प्रेजेंट मेड को हटा सकते हैं। तो द प्लानिंग, तो जो प्लानिंग है वो एक बहुत ही अच्छा टोनल मोन्टाज का सीन है, दैट हाउ दे आर शोइंग इट स्लोली एंड दे आर नरेटिंग द, उसमें आप बहुत सारे इमोशंस देख सकते हो, टेंशन देख सकते हो। एंड एक तरफ में वो दिखा रहे हैं कि दे यूजिंग केचप इन अ पिज्जा एंड हाउ दे आर यूजिंग दैट केचप टू शो इट एज अ ब्लड, ठीक है। तो वो एक जो सीन है ना, यू मस्ट वॉच दैट सीन विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट द टोनल मोन्टाज। सो इन नटशेल इफ आई टॉक अबाउट टोनल मोन्टाज, ये एक फिल्म एडिटिंग टेक्निक है जो कनेक्ट करती है शॉट्स को बेस्ड ऑन देयर इमोशनल मूड, एटमॉस्फेयर और टोन, जैसे कि सैडनेस, टेंशन और जॉय, रादर देन नैरेटिव प्लॉट और अ स्ट्रिक्ट रिदम, ठीक है। आप एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, जैसे लाइटिंग है, जैसे कलर है, साउंड है, या आप कोई सिंबोलिज्म दिखा रहे हो जिसके थ्रू, जैसे मैंने आपको बोला केचप जो कि है वो एक सिंबोलिज्म है जो कि दिखा रहा है
आपका रेड ब्लड, ठीक है, वो सब चीजें जो दिखा रहा है तो ऑडियंस फील करती है और वो रेजोनेट करती है इमोशनली, ठीक है। सो पैरासाइट मूवी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टोनल व्हाट यू से टोनल एडिटिंग टेक्निक, टोनल मोन्टाज बेसिकली। सो यू कैन अगर आप पूरी मूवी नहीं देख सकते हो तो एटलीस्ट इसका ये सीन जरूर देखिएगा, ये मैं लिंक में डाल दूंगी आपके लिए, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ टोनल मोन्टाज। चलिए, जो आगे का जो मोन्टाज है दैट वाज अगेन गिवन बाय सर्जी आइंस्टाइन, इसका नाम था ओवरटोनल। ओवरटोनल के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ओवरटोनल का मतलब होता है कि जहां पे आप 2 से ज्यादा मोन्टाज यूज कर रहे हो एक ही सीन को दिखाने के लिए, यानी कि आपने रिदमिक शॉट भी यूज कर, आप मेट्रिक भी यूज कर रहे हो, रिदमिक भी कर रहे हो, टोनल भी कर रहे हो, ओवरटोनल भी कर रहे हो, सारे कर रहे हो। तो लाइक जो आपकी मूवी थी बैटलशिप ऑफ पोटमेकिन, उसमें ओवरटोनल बहुत अच्छी तरीके से यूज हुआ है। उसका जो एंड का सीन है, अगर हो सके पूरी मूवी नहीं देख सकते हैं तो एंड का सीन जरूर देखिएगा, विच एक्चुअली जो ओडिशा स्टेप का है उसमें सारे जो कि एडिटिंग टेक्निक्स है वो यूज की गई है। एंड अगेन आई विल टेल यू वंस अगेन कि ये फर्स्ट टाइम हुआ था हिस्ट्री ऑफ सिनेमा में कि इस तरीके से यूज किया गया है। एंड एट द सेम टाइम यू कैन टॉक अबाउट द साइको मूवी। अगर आपने साइको मूवी देखी है तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरटोनल आपने अलग अलग जो कि है जो सीन है वो यूज किए गए हैं, अलग अलग जो कि मोन्टाज टेक्निक्स हैं वो यूज की गई है साइको फिल्म में। देन नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इंटेलेक्चुअल मोन्टाज। अगर इंटेलेक्चुअल मोन्टाज की बात करूं तो नाम से ही बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट होता है कि इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे ऑडियंस का जो दिमाग है वो यूज होता है, यानी कि वो अपनी इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 ऐसी सीन्स होते हैं जो कि आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उसको रिलेटेबल बनाते हो। जैसे कि अगर एक इंसान को दिखा रहे हैं, एक लायन को दिखा रहे हैं, तो मे बी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट लायन इज यूज्ड एज अ मेटाफर एंड इट इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग कि दिस पर्सन इज लाइक अ लायन। या फिर अगर आप देख रहे होंगे कि कई बार हम सीन्स में होता है एनिमल को किल कर रहे हैं, एनिमल की सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सिंपली आपको एक आइडिया लग जाता है जब उसको गले में माला पहनाते हैं ना, फूल की माला पहनाते हैं, तो यू गेट एन आइडिया कि ही इज गोइंग टू बी डाइड। रिसेंटली आई वाज वाचिंग वन सीरीज, तो उसमें मैंने देखा कि उसको मरते हुए नहीं दिखाते बिकॉज इट इज ऑफ कोर्स एक बहुत ही ड्रामा मूवी थी, एक अच्छी फैमिली गो ड्रामा थी, तो उसमें उस एनिमल को मरते नहीं दिखाते हैं, तो उसको सिंपली क्या दिखाते हैं, उसको हार पहनाया और उसका तिलक किया, सो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू किल दैट एनिमल, ही इज गोइंग टू बी सैक्रिफाइस्ड, है ना। तो वो जो कि है वो एक मेटाफर है जो कि बेसिकली यूज होता है, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल मोन्टाज, कि आप जो थर्ड पर्सन है वो अपने आप समझ जाए, ऑडियंस जो कि वो अपने आप समझ जाए कि ये मेटाफर व्हाट इट इज ट्राइंग टू शोकेस। एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे सीन्स होंगे जो कि आप आइडिया लगा सकते हैं बाय सीइंग द मेटाफर, एंड दैट टेक्निक इज बेसिकली कॉल्ड एज एन इंटेलेक्चुअल मोन्टाज। लाइक इफ यू विल सी द मूवी अक्टूबर, रशिया सोवियत यूनियन के टाइम की जो मूवी थी, बेसिकली रशियन सिनेमा था। आई रियली डिडंट लाइक द सीन बट इट्स बीन शोन कि उसमें एक काउ को स्लॉटर किया जा रहा है, एंड दैट स्लॉटर इज एक्चुअली सिग्निफाइंग द डेथ of the people, that how people are being slaughtered, ठीक है। तो उन्होंने लोगों का स्लॉटर दिखाने की जगह they showed the slaughter of a cow, ठीक है। so it was a kind of a metaphor or symbolism, तो जो as an audience you understand that what it is, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको और बताना चाहूंगी, that is about the juxtaposition। juxtaposition एक बहुत ही कॉमन टेक्निक थी जो मैं अभी तक आपको तब से बताती आ रही हूँ। that is आप 2 अलग अलग सीक्वेंस जो कि बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, 2 अलग इमेजेस या वीडियोस या शॉट्स जो कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, आप उसको एक साथ ला रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ थर्ड आइडिया दैट इज कॉल्ड एज अ juxtapositioning। सो juxtapositioning जो कि टेक्निक थी ये भी किसमें आई थी, आपकी सोवियत मोन्टाज थियोरी में आई। सो ये था आपका कंप्लीट सोवियत मोन्टाज थियोरी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया क्रुश्चोव इफेक्ट्स, देन मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके के मोन्टाज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे आपको बताया था, सबसे पहले तो इसमें मूवीज के बारे में पूछा जाता है आपसे कि कौन कौन सी जो कि मूवीज हैं आपकी, ठीक है, सोवियत मोन्टाज की सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज कौन सी हैं, तो यू शुड नो दैट। तो
यूजुअली आप देखेंगे इसमें मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकता है, लाइक आपकी जैसे जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की मूवीज हमने पिछली बारी करी थी, इट वाज द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, और दूसरी आपको मूवी दे दी बैटलशिप ऑफ पॉटमेकिन, ठीक है। तो आप उसको मैच कर सकते हैं कि जो पहली मूवी है वो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से आई और जो बैटलशिप ऑफ पॉटमेकिन किससे आई, फ्रॉम सोवियत यूनियन। एट द सेम टाइम आपकी और मूवीज के नाम हैं जो कि मैं यहाँ पे, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, लाइक ये इन टाइम्स पे आई है, सिंपल केस, Man with a moving camera, and अक्टूबर, 10 days that shook the world, ठीक है। ये कुछ मूवीज जो कि है इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ इसके जो डायरेक्टर्स हैं, मेनली आप प्रोमिनेंट डायरेक्टर सर्जी आइंस्टाइन का नाम नहीं भूलेंगे, आपको इनका नाम याद रखना है। और आपको टोनल ओवर टोनल में क्या डिफरेंस है वो आ सकता है, कुलशॉफ इफेक्ट के बारे में आ सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, जितना भी मैंने पढ़ाया है, लेट्स सी आपको कितना आया है और कितना नहीं आया है। सो ऑलराइट, so my first question is, Soviet montage theory primarily emphasizes the idea that meaning in cinema is created through long takes and deep focus, B, camera movement, C, editing and juxtaposition of shots, or D, sound design. So I will be giving you 3 seconds to answer this question. Please write down your answers on comment section. All right, so yes it is C. So yes it is C, editing and juxtaposition of shots. Like I already told you कि ये एक editing technique थी plus juxtaposition, like दो आप अलग अलग जो images है या फिर जो दो अलग अलग एरियाज है जो कि प्लेसिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग और डिफरेंट थिंग्स, आइडियाज या करेक्टर्स साइड बाय साइड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जक्सटापोजिशनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिल्म मेकर इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ सोवियत मोन्टाज थियोरी? Is it Sergei Einstein, Lev Kuleshov, Dziga Vertov, D, Vsevolod Pudovkin? So yes, answer is B, Lev Kuleshov, ठीक है। इन्होंने ही सोवियत मोन्टाज थ्योरी लाई थी, एंड सर्जी आइंस्टाइन ने क्या लाया था, मोन्टाज के टाइप्स बताए थे, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू नेम्स। ऑलराइट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sergei Eisenstein defined montage as A, smooth continuity of images, B, collision of independent shots, C, realistic representation of time, or D, natural flow of narrative. Yes, it is B, collision of independent shots, ठीक है। आपके जो अलग अलग शॉट्स हैं आप उसको एक साथ कोलाइड करके कुछ फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, so that is your basically montage. Sixth is, rhythmic montage differs from metric montage because it is considered emotional tone, symbolism, visual movement within the frame, or ideological meaning. Well, it is विजुअल मूवमेंट विद इन द फ्रेम, क्योंकि इसमें एक रिदम दिखाई जाती है, ठीक है, चाहे वो साउंड की रिदम है, चाहे वो स्टेप्स की एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है। लाइक आई टोल्ड यू कि एक इंसान चल रहा है, लाइक या वो जो बैटलशिप ऑफ पॉटमेकिन थी, उसमें जब बच्चा नीचे गिरता है एंड एट द सेम टाइम मार्च पास्ट दिखा रहे हैं, तो इट इज अ मूवमेंट, राइट। सो योर आंसर इज विजुअल मूवमेंट विद इन द आंसरिंग योर क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चन 7 इज सी, क्वेश्चन 4 इज ए, इस तरीके से आप आंसर देते जाइए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल्म बैटलशिप पॉटमेकिन 1925 is famous for which montage sequence? Is it A, the factory strike, B, the Odessa step sequence, C, the storm at sea, or D, the workers assembly? Yes, it is indeed B, the Odessa step sequence. So these were some questions which we did. आज हम स्टार्ट करेंगे इटालियन न्यूरलिज्म के बारे में।
इटालियन न्यूरियलिज्म के कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिसको हम न्यूरियलिस्टिक डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, जिन्होंने सिनेमा में, वर्ल्ड सिनेमा में इनफैक्ट एक रेवोल्यूशन लाया। तो इससे पहले जैसे हम कर चुके हैं जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, सोवियत मोन्टाज, उसमें हमने बहुत सारी यूनिक चीज़ें और डिफरेंट चीज़ें पाई। किसी में हमने समझा द एडिटिंग टेक्निक्स जो इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद आप बात कर सकते हैं जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म थे, वो एक तरीके से सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ सिनेमा होता था। तो इटालियन न्यूरियलिज्म जो कि है वो भी एक बहुत यूनिक काइंड ऑफ सिनेमा है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत डिफरेंट है। तो अगर हम न्यूरियलिज्म की बात करें तो न्यूरियलिज्म होता है न्यू रियलिटी, और न्यू रियलिटी या न्यू रियलिज्म जो कि कब आया था, जैसे कि अभी तक हम जितने भी मूवीज की बात कर चुके हैं, वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा एक हाथ है, जितना भी सिनेमा बना है उसमें से इंस्पायर्ड होकर के। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो एक नई रियलिटी पेश हुई थी सिनेमा इंडस्ट्री में, और जैसे मैं बता चुकी हूँ एक रेवोल्यूशन था, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 इटली में हुआ था तो जो न्यूरियलिज्म था वो एक ट्रेंड था इन आर्ट एंड फिल्म, जो कि एम कर रहा था टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द कंटेम्पररी इटालियन सोसाइटी ऑफ द 1940s। तो जो मूवीज बेसिकली इटालियन न्यूरियलिज्म के साथ एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, वो फोकस करती है ऑन शोइंग दैट हाउ इटली रिमूव्ड फ्रॉम फासिस्ट इन्फ्लुएंस। अब ये फासिस्ट इन्फ्लुएंस क्या है, मैं आपको बहुत ही नटशेल में बोलूं तो ये फासिस्ट इटली, ये एक पीरियड था 1922 टू 1943 तक चला था, और इसमें एक कोर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो दैट वाज अ टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो स्टेट है या जो आपकी गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है प्राइवेट और पब्लिक अफेयर्स को, और जिसमें इंडिविजुअल्स के राइट्स के लिए कोई भी जगह नहीं रह जाती। वेल, इट्स अ वेरी ह्यूज फासिस्ट, इटालियन फासिस्ट के बारे में काफ़ी सारी हिस्ट्री और जानकारी भी है, बट मैंने बहुत एक शॉर्ट उसमें बोलूँ तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप चलाना, ठीक है। अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे कि जो इटालियन न्यूरियलिज्म था वो कब आया, जब उसने इटालियन फासिस्ट को रिमूव किया, उसके बाद आया आपका इटालियन न्यूरियलिज्म। वो ज़्यादातर फोकस कर रहा था कि किस तरीके से इटली जो फासिस्ट मूवमेंट से किस तरीके से जो इन्फ्लुएंस है उससे हटी, उससे रिमूव हुई, ठीक है। सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इटालियन न्यूरियलिज्म के, बेसिकली अगर आपने जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि उसमें डार्क इमेजेस होती थी, थोड़ी डिस्टॉर्टेड इमेजेस होती थी, मेंटली डिस्टर्ब्ड होते थे। सेम गोज विद सोवियत मोन्टाज। आपका अगर हम इटालियन न्यूरियलिज्म की बात करें तो इसमें एक तो सोशल डिसऑर्डर दिखाया जाता था और रिप्रेजेंटेशन होती थी एक्सट्रीम पॉवर्टी की, ठीक है, और रिहैबिलिटेशन ऑफ एन एंटायर कल्चर एंड पीपल थ्रू सिनेमा। ये कुछ एक जो कि है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेनली आप इसमें देखोगे रियलिस्टिक चीजें ज्यादा दिखाई जाती थी, वर्किंग क्लास की ज्यादा सिनेमा दिखाया जाता था। जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जितने भी डायरेक्टर्स थे या फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने दे ट्राई टू फाइंड आउट अ न्यू वे टू प्रोड्यूस देयर स्टोरी। बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे वो शूट करते थे अपनी मूवीज को स्ट्रीट में ही विद लो बजट्स, और बहुत ही एमेच्योर एक्टर्स होते थे, बहुत ट्रेन्ड एक्टर्स नहीं होते थे। आप उस टाइम की मूवीज देखोगे तो काफी एमेच्योर एक्टर्स होते थे, एंड बट वो बहुत रियलिस्टिक लगा करते थे। मैं आपको इटालियन न्यूरियलिज्म एक बहुत ही अच्छी मूवी के थ्रू समझाऊंगी। उस मूवी का नाम है द बाइसाइकिल थीफ, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वो आपको बहुत इजीली यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप वो मूवी देखते हो तो इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी, एंड आई एम श्योर जब आप एंड तक उस मूवी को देखोगे डेफिनेटली इट विल बी you will go through lots of emotions while watching that movie. So ये मूवी जो की थी ये 1948 में आई थी, ठीक है, और ये बनाई थी विक्टोरिया डे सिक्का ने। तो मास्टरपीस और एक लैंडमार्क फिल्म बोली जाती है फॉर न्यूरियलिस्ट मूवमेंट, जिसमें बहुत ही आइकॉनिक एंड एंड्योरिंग मूवीज में से एक मानी जाती है। ये जो स्टोरी है वो एक बहुत ही सिंपल वर्कर की है, एक
सन और फादर की स्टोरी है, किस तरीके से मतलब जो फादर होता है उसकी बाइसिकल चोरी हो जाती है एंड उस टाइम पे उस बाइसिकल की कितनी वैल्यू थी, और वो जो लॉस्ट जब वो बाइसिकल होती है उसकी ढूंढने की जो जर्नी है एक बच्चे की और उसके फादर की पोस्ट वॉर इटली, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने हर बार अपने वीडियोस में बोला है वॉर का रिजल्ट कोई भी नेशन जीतता है लेकिन हमेशा गलत ही रहा है, हमेशा जो मिडिल क्लास मैन होता है उसको सफ़र करना पड़ता है। तो सेम वॉज इन केस ऑफ इटली ऑल्सो। सो एंटायरली जो लोकेशन है वो शूट हुई है रोड पे ही हुई है, बहुत रियल आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे उसमें। एंड साथ ही साथ आप देखोगे वर्किंग क्लास की कैसी हालत थी, मतलब किस तरीके से उनको जीना पड़ता था थोड़े से पैसों के लिए। एंड देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप मूवी देखते हो 2 बीघा ज़मीन जो इंडिया का पैरेलल सिनेमा सा एक है, तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज़ दिखेगी 2 बीघा ज़मीन और द बाइसिकल थीफ में। कहीं ना कहीं 2 बीघा ज़मीन इंस्पायर्ड है द बाइसिकल थीफ से। नॉट ओनली इन दिस मूवी, इटालियन न्यूरलिज्म के टाइम की जितनी भी मूवीज़ होती थी वो ज़्यादातर फोकस करती थी वर्किंग क्लास, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, व्हाट वी कैन से, जो जैसे फैक्ट्री वर्कर है, जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, कोई हीरो नहीं है, आइडियलाइज्ड हीरो नहीं है, उनके ऊपर फोकस करते हैं। साथ ही साथ काफ़ी ऑथेंटिसिटी, ये कोई नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स होते थे और लाइक मैंने आपको बताया मैच्योर एक्टर होते थे, और एक्चुअल रोम स्ट्रीट्स को शूट किया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री टाइप फीलिंग आपको लगेगी जब आप, जैसे मैं बाइसिकल थीफ का एग्जाम्पल दिया, वैसे इनकी सारी मूवीज ऑलमोस्ट एक सिग्नेचर होता है ना, वो सिग्नेचर है हर मूवीज में। एट द सेम टाइम लाइक आई सेड पोस्ट वॉर कॉन्टेक्स्ट है आपका, जो रिफ्लेक्ट करता है जब वॉर खत्म हो जाता है तो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक डेस्परेशन होता है ना, वो सारी चीज़ें भी दिखाई जाती है इन मतलब रिफ्लेक्ट होती है इन सिनेमा में। और इट्स वेरी सिंपल बट एट द एंड पावरफुल स्टोरी। और इसमें कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोफाउंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड डेस्परेशंस। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ के साथ गुजरते हो, ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसा है। इसी आधार पे अगर मैं और मूवीज़ की बात करती हूँ तो वो भी सिमिलर ही हैं बाइसिकल थीफ की तरह। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूरलिज्म, विटेलोनी एक मूवी है जो कि 1952 में आया था। देन there was another movie like La Strada, it came in 1954, और जो कि जिसका एक्चुअली मतलब है टू द स्ट्रीट, ठीक है, जो कि अगेन पोर्ट्रे करती है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्ट्रीट लाइफ इन इटली वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। तो आप देखोगे ना इस टाइम की मूवीज आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेगी। तो इस फिल्म में भी जो मूवी है टू द स्ट्रीट वाली मूवी की स्टोरी भी बहुत ही टचिंग है। इसमें एक आदमी जो कि है वो कोशिश करता है एक बच्ची को, एक यंग लड़की को खरीदने की, ताकि वो उसकी सर्कस की असिस्टेंट बन सके। एंड एट द सेम टाइम उस लड़की की जो माँ है वो भी उसको रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं है, एंड शी इज रिक्वेस्टिंग कि एटलीस्ट इफ यू विल गो विद हिम, हम कुछ खा पाएंगे, हमारी थोड़ी गरीबी कम हो सकेगी। तो दिस इज सच अ ट्रैजिक थिंग कि हाउ दे फोर्सिंग द गर्ल टू डू द वर्क, और किस तरीके से उस बच्ची को, उस लड़की को पूरे इटली में, अक्रॉस द इटली जो वेडिंग्स होती है या जो बिग सिटीज़ है वहाँ पे ले जाया जाता है। एंड इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। लेकिन आप जब एंड तक आप ये मूवी देखेंगे, आई डो नॉट वांट टू स्पॉइल योर मूवी, एंड यू कैन ईजिली गेट इट अगेन ऑन यूट्यूब फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। मूवी का नाम है ला स्ट्राडा। एंड देन इफ देयर इज अनदर मूवी जिसका नाम है वियागियो इन इटालिया, ये भी 1954 के आसपास आई है। अब मैं कुछ इटालियन न्यूरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स के नाम आपको बताना चाहूँगी, जिनमें से एक हैं रोबर्टो रोसेलिनी, और विटोरिया दे सिक्का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देन कम्स लुचिनो विसोंती एंड फेडेरिको फेलिनी, जो कि हैं, ये जो हैं इन्होंने मूवीज़ बनाई हैं
और ये ज़्यादातर नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स ही लेते थे, स्ट्रीट में ही शूट करते थे, और जैसे मैंने आपको बताया वर्किंग क्लास के ऊपर मूवीज़ बनाया करते थे। एंड पॉवर्टी लाइफ जो कि रियलिस्टिक लाइफ है, लाइफ के स्ट्रगल्स जो कि हैं वो दिखाए जाते थे। तो इस तरीके का सिनेमा पहले नहीं आया था इटली में। ऑफ कोर्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इस तरीके की मूवीज नहीं बनती थी, बट रियलिस्टिक बेस्ड। सो लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो मूवी दो बिघा जमीन है वो काफ़ी हद तक आप बोल सकते हो इट हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम रियलिज्म सिनेमा, फ्रॉम द बाइसिकल थीफ। आपकी बाइसिकल थीफ आई थी 1948 में, एंड दो बिघा जमीन केम अंडर अराउंड 1953 के अराउंड। तो इसने काफ़ी एक पुअर मैन का जो डेस्परेशन है, उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो सर्वाइवल है, ज़्यादातर फार्मर की फाइट देखेंगे रादर देन, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल इनजस्टिस या पॉवर्टी या जो लाइफ है, रियलिस्टिक जो लाइफ है, उससे इंस्पायर्ड हुई है ये सिनेमा। तो दो बिघा ज़मीन भी वी नो दैट इट्स अ मास्टरपीस मूवी एंड इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी ऑल्सो, डू वॉच दिस मूवी। आपको इससे भी काफ़ी आइडिया लगेगा रियलिज्म सिनेमा का। So guys, I have already discussed about the Italian neorealism और इनके डायरेक्टर्स, इनके ईयर, इनका सिनेमा। अब करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पीरियड इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इटालियन neorealism? A 1920 to 1930, B 1935 to 45, 45 to 55, या फिर D 60 to 70? Well, you can write down on comment section that what is the answer. इसका आंसर है that C, that is 45 to 55। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, तो द आंसर इज सिंपल 45 to 55। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटालियन न्यूरियलिस्टिक इज lavish sets and costumes, studio based shooting, C use of non-professional actors, D complex fantasy narratives. It's very easy guys, it's C use of non-professional actors. All right, next question is, Bicycle Thieves 1948 was directed by Roberto Rossellino, Luchino Visconti, Vittoria De Sica, या फिर D फेडरिको फेलिनी। अब मैं इससे पहले कि मैं आंसर दूं, ऑफ कोर्स आप दे चुके होंगे। देखिए, ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं ये सारे इटालियन न्यूरियलिस्टिक ही डायरेक्टर्स हैं, और इसका आंसर ऑफ कोर्स क्या है? C विटोरिया दे सिक्का। ओके, your next question is, Italian neorealist films typically focus on A mythological stories, B royal families, C everyday struggles of common people, or D science fiction themes? Well, again it's very easy, it's C everyday struggle of common people। देखिए, अगर आप पूरा समझ चुके हैं, पूरा अपने डिस्क्रिप्शन में आपने ये वीडियो देखा है, तो आंसर देना बहुत ही ईजी होगा, अदरवाइज आप तुक्के ही मारते रहेंगे। ठीक है, then comes your question, which of the following stylistic elements is most associated with Italian neorealism? A high key lighting, B artificial sound design, C location shooting, or D expressionist misogyny? Well, of course it is C, सारे आंसर C में ही आ रहे हैं, it is location shooting। हम करेंगे फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, और ये जो चैप्टर है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं यूजीसी नेट में, और अगर आप सेट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रेवोल्यूशन था। ठीक है, क्यों था ये रेवोल्यूशन? ये जो कि रेवोल्यूशन था, अगर हम इसके टाइम स्पैन की बात करें तो इट केम इन 1950s और 60s के टाइम तक ये फिल्म मूवमेंट रहा था। इसने एक्चुअली में रिजेक्ट किया था जो हॉलीवुड स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग थी। एक्चुअल में ये दिखाना चाहता था, जो इस क्रिटिक्स थे खूब सारे, वो दिखाना चाहते थे हॉलीवुड सिनेमा को कि हाउ
हाउ एक्चुअली मूवीज आर मेड। तो इन्होंने जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जैसे स्टूडियो में मूवी शूट हुआ करती थी, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करके ऑन लोकेशन सेट पे शूट करना शुरू किया, रियल लोगों के साथ शूट करना शुरू किया। देन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक ही जैसा, मतलब मोनोटनी नहीं था, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन था मूवीज को लेकर के। तो हम बात करेंगे फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा की। एंड अगर आपने इटालियन न्यूरियलिज्म और जर्मन एक्सप्रेशनिज्म मैंने पढ़ाया, उसके बारे में अगर आप पहले जान लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा समझना। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इटालियन न्यूरियलिज्म के बारे में, उसमें भी एक तरीके से इट वाज अ चैलेंजिंग कि एक नई तरीके का सिनेमा लाना है। हम ये जितने भी मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली इसीलिए हैं क्योंकि ये कुछ यूनिक लाए, है ना, कुछ नया इंटरेस्टिंग लाए। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग स्टडिंग दिस सिनेमा। तो फ्रेंच न्यू वेव में भी ऐसा ही कुछ था कि जो एक ट्रेडिशनल मेथड था उसको चैलेंज करना था। तो ये हुआ कैसे स्टार्ट और कहाँ से स्टार्ट हुआ? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कुछ फिल्म क्रिटिक्स थे जिनकी एक मैगजीन थी केयर डू सिनेमा करके। अब वो जो ओरिजिन है बेसिकली, ये जो केयर डू सिनेमा थी, ये एक तरीके से फिल्म क्रिटिक थे और ये फिल्म्स के बारे में क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स करते थे कि ये ऐसे बनाई गई है, ये ऐसे बनाई गई है, ये ऐसी बननी चाहिए। तो ये जो फिल्म क्रिटिक्स थे इन्होंने ही एक तरीके से ठाना कि हम भी एक मूवी बनाते हैं। जो एक्चुअल में वो क्रिटिसाइज कर रहे थे उस क्रिटिसिज्म में जो गैप था बेसिकली, जो कि उन्होंने वो एक गैप फिल किया। उन्होंने मैंने जैसे बोला रिजेक्ट किया, जो उस टाइम पे सिनेमा मेकिंग चल रही थी उसे रिजेक्ट किया एंड दे डिसाइडेड कि वो एक नई तरीके की सिनेमा बनाएंगे। बट क्योंकि ये सिर्फ क्रिटिक्स थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था, तो इन्होंने बड़े बड़े स्टूडियोज में जाकर के मूवी शूट नहीं करी या बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ शूट नहीं करी। दे सिंपली शॉट विद एमेच्योर्स, बिल्कुल नए लोग थे उनके साथ शूट किया। जरूरी नहीं है कि स्टूडियो ही बनाया गया, ऑन लोकेशन ऑन साइट, सो दैट रिलेटेबल लगे कहानी। इस तरीके से काम किया। कैमरा हैंडलिंग जो होती थी वो मतलब ऐसे नहीं होती थी कि आपके पास एक ट्राइपॉड होता था, उस पे आपका कैमरा हैंडलिंग जो कि होता था एक मैन हैंडल करके उसके साथ मूव कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें थी इसकी। अच्छा, इसी सिनेमा से अगर हम फ्रेंच न्यू वेव की बात करें तो एक टर्म आती है, उसे बोलते हैं हम ऑटो थ्योरी। वेल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आ चुके हैं कि ऑटो थ्योरी क्या होता है। ऑटर इज बेसिकली ऑथर, जो कि डायरेक्टर है, ठीक है। तो जो डायरेक्टर का परसेप्शन है या जो डायरेक्टर का नैरेटिव है, ठीक है, एक पर्सनल स्टाइल है, एक सिग्नेचर स्टाइल है, वो दिखाया जा रहा है। अब आप बोलोगे कि हर मूवीज में ही डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, हर मूवीज में ही डायरेक्टर का नैरेटिव दिखाया जाता है, बट इसमें क्या होता है ऑटो थ्योरी में कि कुछ सिग्नेचर चीजें होती है जो हर मूवी में रिपीट होती है। जैसे कि अगर मैं ऑटो थ्योरी का एग्जांपल दूं, हमारे एक ऑटो सिनेमा मेकर है इम्तियाज अली। अगर आप उनकी मूवीज देखते हो तो आपको ज्यादातर क्या दिखेगा उसमें, पहाड़ों में शूट होती है या फिर मेंटल इलनेस से रिलेटेड बातें होती है उनकी मूवीज में, या फिर वाइट ड्रेसेस लाइक कंपल्सरी, चाय का कप। तो आप ना वो मूवी जब आप देखते हो तो वो जो सिग्नेचर्स होते हैं ना, जो बार बार रिकरिंग होते हैं हर मूवी में उनकी, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये इम्तियाज अली की मूवी है। लाइक उसके सॉन्ग्स अगर आप देख लो, या आप एक कैरेक्टर्स को देख लो कि कैसे हाउ ही इज टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन या मेंटल इलनेस या फिर आज़ादी से रिलेटेड है, उसके कुछ सिग्नेचर्स होता है। मिरर एक सिंबोलिज्म होता है जो कि उनके हर एक मूवी में एक रिफ्लेक्शन दिखाता है। चाहे वो आपने जब वी मेट देखी हो या तमाशा देखी हो या हाईवे देखी हो, आप उनकी कोई भी मूवीज उठा लो, उसमें कुछ ना कुछ एक रिकरिंग थीम जरूर होती है, वो उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। सो बेसिकली ऑटो थ्योरी जो कि है वो यहीं से आई थी, आपके फ्रेंच न्यू वेव से, जहां पे जो डायरेक्टर्स थे वो अपने कुछ सिग्नेचर्स छोड़ते थे हर मूवीज में। मे बी इट कुड बी रिलेटेड टू थीम, और इट कुड बी रिलेटेड टू म्यूजिक, इट कुड बी रिलेटेड टू द वे दे आर शूटिंग द सिनेमा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी आई थी। टेक्निक्स वाज लाइक
जंप कट्स के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। आप साथ ही साथ आप शूटिंग ऑन लोकेशन नेचुरल लाइटिंग में, जैसे कि हमने इटालियन न्यूरलिज्म में भी पढ़ चुके हैं हम कि नेचुरल लाइटिंग में ही शूट होता था। ये नहीं था कि बड़ी बड़ी लाइट्स होती थी, स्टूडियो में शूट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, राइट। और बहुत ही ज्यादा विटी स्टाइल ऑफ डायलॉग्स थे। अगर मैं आपसे जंप कट्स के बारे में बात करूं तो आप क्या जानते हैं? जंप कट एक तरीके की एडिटिंग टेक्निक होती है जो कि एक कंटिन्यूअस जो शॉट चल रहा होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। बाकी के जो फ्रेम्स होते हैं वो रिमूव कर देता है, वो एकदम से जंप करता है, मे बी एक फॉरवर्ड टाइम में, ठीक है, या बैकवर्ड टाइम में, कंटिन्यूटी में सीन चल रहा है और उसको ब्रेक करना ही जंप कट कहते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन दैट व्हाट इज जंप कट। देन अगर हम इनके कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट जो डायरेक्टर्स थे उनकी बात करें तो उनमें से एक थे फ्रांसिस ट्रूफोर्थ की एक मूवी थी द 400 ब्लोज, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट मूवी फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा की, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मूवी ऑल्सो। ये एक तरीके से बायोपिक है, सेमी बायोपिक है, नॉट कंप्लीटली बायोपिक ऑफ फ्रांसिस ट्रूफोर्थ, और बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका जो चाइल्डहुड था वो कैसे बीता था, कैसे ट्रॉमेटाइज थे वो, और इसकी मूवी की एक खासियत और थी कि वो ओपन एंडिंग होती थी, उसकी जो स्टोरीज होती थी वो ओपन एंडिंग होती थी, दैट यू हैव टू डिसाइड, ऑडियंस हैव टू डिसाइड कि आगे अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, क्या हुआ है। वो बिल्कुल वैसी एंडिंग नहीं देते थे कि जिसमें आप फाइनल बता रहे हो कि ये क्लाइमेक्स है, बट क्लाइमेक्स जो एंडिंग होती थी वो हमेशा ओपन एंडिंग होती थी। तो आप प्लीज एक भी मूवी देखते हैं अगर आप फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा की, जिसमें से मैं आपको रिकमेंड करती हूँ 404 ब्लोज, तो इट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल्सो, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये किस तरीके का सिनेमा है। इसी तरीके से एक और बहुत फेमस इंसान थे, डायरेक्टर थे, जिनका नाम था जीन लुक गोदार्ड। इन्होंने ब्रेथलेस करके एक मूवी बनाई थी। इनका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दैट ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर, एट द सेम टाइम क्रिटिक ऑल्सो, पर इन्होंने दिस इज ये भले ही सेंसेशनल लगे बट यस, उन्होंने सुसाइड कमिट किया था। सुसाइड कैसे कमिट किया था? ही वाज 91 ईयर ओल्ड एंड ही कमिटेड सुसाइड एट दैट टाइम, काइंड ऑफ अ मर्सी किलिंग ही आस्क लीगली, ठीक है। सो ही एंड हिज लाइफ पीसफुली विद हिज चॉइस। सो ऐसे ही और थे आपके क्लॉड चाब्रोल, जैकिस रिवेटे, ठीक है। ये कुछ नाम थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कुछ मूवीज की, और मूवीज में जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ब्रेथलेस मूवी जो कि 1960 में आई थी, इसके डायरेक्टर थे जीन लुक गोदार्ड। देन 400 ब्लोज, like I have already recommended you to watch that movie. It is again the semi biopic of फ्रांसिस ट्रूफोर्थ। हालांकि आपको बहुत स्लो लगेगी वो मूवी, कई बारी एक ऐसा सीन है कि जिसमें कैमरा घूमते जा रहा है एंड यू विल गेट बोर्ड, तो आप उसको फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं या आप उसकी स्पीड बढ़ा करके 1x या 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। इट्स नॉट कि आप पूरी मूवी जबरदस्ती देखें, बट एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट लाइक हाउ फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा वाज। देन एक मूवी और थी अनदर, दैट वाज क्लियो फ्रॉम 5 to 7, इट वाज इन 1962 में आई थी, जो एग्नेस वर्दा ने लिखी थी। ये सारे ही एक ऑटो डायरेक्टर्स थे, यानी कि ऑटो थियरिस्ट, मतलब कुछ ना कुछ इनका सिग्नेचर होता था। अगर आप इनकी रिपीटेड एक और मूवी देख लेंगे, जैसे मैंने आपको फ्रांसिस ट्रूफोर्थ की बताई, वैसे ही अगर आप जूल्स एंड जिम करके उनकी एक मूवी देखेंगे, वो भी फ्रांसिस ट्रूफोर्थ ने ही करी थी। तो यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज, सम थीम्स विच वाज ऑलरेडी इन ब्रेथलेस ऑल्सो। देन हिरोशिमा मॉन एमोर, ये एक बहुत ही अगेन एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिनेमा है फ्रेंच न्यू वेव का, जो कि एलान रेस्निस ने बनाई थी। ऑलराइट, अगर मैं फिर से एक बारी आपको रिकैप्चुलेट करूं सारा कुछ, तो अगर आप बात करना चाहते हैं रिवोल्यूशनरी टेक्निक्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इट वाज लाइक लाइट वेट कैमरास होते थे जो कि फ्री होते थे ट्राइपॉड से, ठीक है, हैंड हेल्ड होते थे, वो हाथ में उठा करके शूट किया जाता था, ठीक है। वो एक तरीके से एक नया लाइफ देने का तरीका था मूवीज को, सिनेमा को। मैंने और बताया आपको नॉन लीनियर तरीके की एडिटिंग होती थी। जंप कट्स जो कि है आपका जो वर्ड है, एक्चुअली जो एडिटिंग टेक्निक है, वो बेसिकली इसी सिनेमा से आई है। We are going to talk about Iranian new wave cinema.
ईरान वॉर ऑफ कोर्स अभी चल रही है, विच इज वेरी सैड थिंग जो हो रहा है वर्ल्ड में। बट अगर हम ईरानियन सिनेमा की बात करें तो आपको बहुत कुछ पता चलता है ईरान के बारे में, ईरान के लोगों के बारे में। इनफैक्ट द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन यू विल सी इन ईरानियन सिनेमा, आई थिंक आई हैव नेवर सीन such kind of emotions and such kind of narratives, such kind of movies in any other country. So इसीलिए ईरानियन सिनेमा मेरा one of the favorite सिनेमा है। और स्पेशली बात की जाए न्यू वेव की, जो आपकी स्टार्ट हुई थी बेसिकली लेट 1960 में, और ये काफी ऑलमोस्ट 10 to 15 years तक चली। एंड उस टाइम के जो डायरेक्टर्स थे और जो मूवीज थी, इट इज लाइक सो कमेंडेबल टू से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में, इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, और ईरानियन न्यू वेव सिनेमा है क्या एक्चुअली। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये ऑफ कोर्स जो एक प्रीवियस स्टोरी टेलिंग था उसको अगेन रिजेक्ट करता था, और द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत मिनिमलिस्ट थी। इट वाज नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग है उसमें, एंड ऑफ कोर्स इसमें भी नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स ही होते थे। एंड बहुत ही पोएटिक अंदाज से सोशल कमेंट्री और फोकस करता था यूजुअली मार्जिनलाइज्ड पीपल पे। अब मार्जिनलाइज्ड पीपल कुड बी अ वीकर सेक्शन, इट कुड बी चिल्ड्रन, इट कुड बी पुअर पीपल, और ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुआ था इटालियन न्यूरलिज्म से। इटालियन न्यूरलिज्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये ज्यादातर वर्किंग क्लास के ऊपर मूवीज बनाया करता था। तो ऑफ कोर्स इटालियन न्यूरलिज्म एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है, नॉट ओनली इन इंडियन सिनेमा बट इन ईरानियन सिनेमा एज वेल। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो ये मूवमेंट बिगिन हुआ था अगेंस्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा, जो कि एक्चुअली जो ऑथेंटिक लाइफ थी ईरानियन सिनेमा की वो दिखाने में नाकामयाब रहा। अब मैं आपको फ्रेंच न्यू वेव करवा चुकी हूँ, इटालियन न्यू वेव करा चुकी हूँ, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म करा चुकी हूँ। अगर आप देखोगे तो इन सब ये जो न्यू वेव्स आए हैं, ये जो पुरानी टेक्निक्स होती थी फिल्म्स दिखाने की, उन सबको रिजेक्ट करते थे। और कहीं ना कहीं जितने भी ये न्यू वेव सिनेमास थे, ये ऑथेंटिसिटी पे बहुत बिलीव करते थे। ऑथेंटिक सिचुएशन, चाहे वो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म का आप ले लीजिए कि वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की क्या सब मेंटल डिप्रेशन से वो गुजर रहे थे, या फिर आप इटालियन न्यूरलिज्म का देख लो कि ऑथेंटिसिटी दिखाता है, वो रियलिज्म दिखाता है। देन इफ यू टॉक अबाउट फ्रेंच न्यू वेव, वो भी ये सेम करता था। ईरानियन सिनेमा तो ये सारी कॉमन, इसलिए हम इसे न्यू वेव कहते हैं कि एक रेवोल्यूशन था कि जो एक ही तरीके की फिल्म्स दिखाए जा रहे थे उसको रिजेक्ट करके दे ब्रॉट समथिंग न्यू to the people. They try to show the authenticity that what is happening actually in Iran. So अगर हम कुछ अर्ली मूवीज की बात करें तो उनमें से एक मूवी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, द काउ, एंड दिस वाज मेड बाय दारुश महरूजीज। वेल ही इज वेरी वेल नोन डायरेक्टर एट दैट टाइम, और ये मूवी आप देखोगे द काउ, एंड इट इज एन इरानियन ओनली बट सबटाइटल्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, बट ट्राई टू वॉच इट। मैं इसलिए बोलती हूँ आपको ये मूवीज देखने के लिए जिससे आपको पता लग जाए कि व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा इरानियन सिनेमा परोसता था। देन अगर हम इस एस्थेटिक्स की बात करें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट वाज समहाउ इंस्पायर्ड फ्रॉम इटालियन न्यूरलिज्म एंड फ्रेंच न्यू वेव। जो मूवमेंट था वो ऑन लोकेशन शूटिंग करता था, नेचुरल लाइटिंग होती थी, एस्थेटिक्स कुछ इस तरीके से, इट वाज सिमिलर टू इटालियन न्यूरलिज्म एंड फ्रेंच न्यू वेव। तो आप अगर ईयरली वाइज सारों को देखते हो तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज मिलेगी। इसलिए ऐसा नहीं करिए कि सिर्फ आप ईरानियन न्यू वेव सिनेमा की फिल्म्स देख रहे हैं। आप जितने भी हम अभी कर चुके हैं, आप कोशिश कीजिए उनमें से एक मूवी जरूर देखिए उस रेवोल्यूशन के टाइम की। इसकी जो थीम्स होती थी वो कॉमन थीम्स होती थी, लाइक between the tension between the tradition and the modernity, then the struggle of working class and the lives of women and children. अब मैं अगर आपको बात करूं सिंबोलिज्म की या सेंसरशिप की, बहुत ज्यादा सेंसरशिप था बिफोर एंड आफ्टर 1979 रेवोल्यूशन। जो डायरेक्टर्स थे वो यूज करते थे बहुत हैवी सिंबोलिज्म, ठीक है।
narratives so that to voice critique without direct confrontation. अब direct confrontation ना करने के इसलिए censorship लग जाती थी उसमें. Direct confrontation की जगह वो मूवी के थ्रू एक तरीके से narrative सेट किया करते थे, बताया करते थे. तो इसके कुछ prominent directors थे, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. उनमें से एक थे अब्बास कियारोस्तामी. ये नाम बहुत important है. इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी द टेस्ट ऑफ चेरी विच यू कैन वॉच, जो कि एक बहुत ही मिनिमलिस्ट और एक डॉक्यूमेंट्री अप्रोच काइंड ऑफ मूवी है. आप प्लीज ये मूवी देखेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया अगेन ऑफ इरानियन सिनेमा. देन लाइक आई टोल्ड यू अबाउट दारुश मेहरूजी. आई वोंट से जो मूवी द काउ है वो बहुत प्यारी है या बहुत अच्छी है, बट बहुत अलग सी फिल्म थी. वो एक तरीके से पायनियर फिल्म्स ऑफ न्यू मूवमेंट था. There was a female director as well जिनका नाम था फरोखजाद. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, but I'll write the name of her. So she has made a documentary named as The House is Black in 1962 और एक बहुत ही landmark था of early movement. Then there was Zafar Panahi, ये भी एक बहुत ही prominent figure थी. And then ये इन्होंने जिस तरीके की मूवीज बनाई थी वो बैन बाय द गवर्नमेंट. एंड देन देयर वाज असगर फरादी. ये एक मॉडर्न क्रिटिकली एक्लेम्ड ड्रामास एक्सप्लोर करते थे सोशल या फिर एथिकल डिलेमास को लेकर के. ये जो सिनेमा मूवमेंट था ये हुआ था 1979 के अराउंड. 60 से 79 तक ये एरा चला था. लेकिन कुछ मूवीज ऐसी हैं जो इरानियन न्यू वेव सिनेमा से रिलेटेड नहीं है, बट आई वुड लव टू सजेस्ट यू सच मूवीज एंड सच डायरेक्टर. एक डायरेक्टर है जो कि इरानियन सिनेमा से है. ही इज अ इरानियन फिल्म डायरेक्टर. उनका नाम है माजिद माजिदी एंड ही इज वन ऑफ द रिनाउंड इरानियन सिनेमा मेकर, filmmaker known for realistic और compassionate और emotional movies बनाने के लिए, जो कि ज्यादातर फोकस करता है चिल्ड्रन के ऊपर, सो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स के ऊपर. तो एक्चुअल में अगर आपको इरानियन सिनेमा समझना है ना, इससे पहले जो मैंने आपको मूवीज बताई या वेव बताई, of course you can watch that also, but to be honest if you actually want to understand the feelings, the emotions and want to see कि एक्चुअल में सिनेमा मेकिंग होती कैसी है, तो वॉच माजिदी मूवीज. When I watch the movies, I feel like I am the part of the movie. आप उस जर्नी में चलते हो साथ में. It is not like you actually feel like that you are experiencing the movie, which is very rare, which is sometimes very rare when you are watching. It's a delight to your eyes. So ये maximum time अगर आपने नाम सुना होगा चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जो कि 1997 में आई थी मूवी. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. इनफैक्ट हिंदी सिनेमा ने भी उसको चोरी करने की कोशिश करी थी. एंड दे आल्सो मेड अ मूवी कॉल्ड बम बम भोले. दैट वाज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हेवन की. तो अगर आपको इरानियन सिनेमा में देखोगे तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपने नहीं देखी है बम बम भोले, तो वॉच इट इन इरानियन सिनेमा. दैट इज द ओरिजिनल वन. देन द कलर ऑफ पैराडाइज, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. देन इफ यू टॉक अबाउट द सॉन्ग ऑफ स्पैरोज, ये 2008 में आई थी ये मूवी. एंड इफ यू वॉच दिस मूवी, it's heaven. And one of my most favorite film in this Iranian cinema is The Color of Paradise. I bet you आप अगर इस मूवी को देख करके इमोशनल नहीं होते हैं तो I don't know like what is your taste. It's a beautiful movie, beautiful journey. There is no commercialization, कुछ भी ऐसा नहीं है. It's so realism and still I'm talking about that movie and it's making me feel very emotional. आप मुस्कुराते हुए शायद आपकी आंखें टेरी हो जाएगी, आप रोएंगे या जो भी है. इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग व्हेन यू वॉच. आपको सारे इरानियन सिनेमा में कुछ रिकमेंड करना चाहूँ तो टेलिंग यू दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू इरानियन न्यू वेव cinema, but it is in Iranian cinema, so you must watch this. At least you will get a introduction of Iranian cinema, and I'm sure like me you will also become fan of Iranian cinema. So today video was quite special for me क्योंकि इसके ईरान फिल्म्स
को लेकर के I am very much I feel the kind of movies they make and the kind of feelings, emotions वो जगाते हैं, it's excellent. Like I took the name of Ashkar Farhadi, तो इन्होंने ये एक बहुत ही prominent director थे आपके ईरानियन न्यू वेव सिनेमा के, लेकिन इन्होंने आगे तक भी काम किया. 2011 में इन्होंने एक मूवी बनाई थी that its name was A Separation. So it's another next level beautiful movie. But again मैं अगर recommend करना चाहूंगी तो मैं my favorite director is Majid Majidi, जिनकी movie थी The Color of Paradise. In fact इनकी The Sun भी बहुत अच्छी थी, the Song of Sparrow बहुत अच्छी थी. So you can watch in upcoming weekends. Movies are easily available on YouTube channel. So एक बारी please आप ये सिनेमा भी अपने आप को introduce करवाइए. I'm sure you are going to love the way I am loving this cinema. There is another movie. Its name is Where's the Friend House by Abbas Kiarostami. It's a really beautiful movie. और अगर इस मूवी के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो you can watch my previous video also. I have reviewed this movie very nicely. और ये भी एक one of my favorite movie है जो मैं आप लोगों को recommend करना चाहूंगी. और कौन सा सिनेमा है जिसके लिए आप जानना चाहते हो कुछ नई इंफॉर्मेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीजें जानें, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, CUT की या UGC नेट की या किसी भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज से रिलेटेड या फिल्म स्टडीज से रिलेटेड, सो दीज ऑल cinemas are very important to understand and to know. So guys, till then, have a very nice day. So guys, let me know your opinion on comments that are you liking my videos or not. It's I do a lot of hard work to bring something new on the table. I'll feel very good. comment section में बताते हैं कि आपको कैसा लगा मेरा ये video. Till then guys, have a very nice day.